Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we will have some discussion on cost of production report and we will solve a practice question in this class जिसमें हम लोग जो है वो weighted average method को use करके जो beginning inventory को हम लोग treat करने के लिए जो दो method use करते हैं जिसमें वेटेड एवरेज मेथड होता है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है। तो हम बिगिनिंग इन्वेंटरी के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उस बिगिनिंग इन्वेंटरी को ट्रीट करने के लिए हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके तहत जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को जो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होता है उसको समझाने की कोशिश की थी। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी भी कहते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर। और उसमें हम लोग जो है वो यूनिट्स की कैलकुलेशंस भी करते हैं जिसमें 3 पोर्शंस होते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है उस वीडियोस के अंदर कि एक उसका क्वांटिटी स्केड्यूल होता है, फिर हम लोग उसके इक्विवेलेंट यूनिट का एक स्केड्यूल बनाते हैं, फिर हम लोग जो है उसको कॉस्ट जो है वो चार्ज टू डिपार्टमेंट का पोर्शन है ये कॉस्ट समरी बनाते हैं और फिर हम लोग जो है एंड के ऊपर कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। तो ये तीन सेगमेंट जो है वो हम लोग बनाना सीखेंगे आज की डिस्कशन के अंदर। और उसके लिए जो है वो मैंने एक कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है 15th एडिशन के। उसको हम लोग लेके ये तमाम कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इनको हम लोग यूज करके किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो अगर हम फर्स्ट डिपार्टमेंट में बना रहे हों तो हम लोग कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, और अगर हम लोग यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट सेकंड डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हों या सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बनाना चाह रहे हों तो फिर हम लोग जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ये तमाम डिस्कशंस के अंदर जो है वो इन पॉइंट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट की तरह के लिए बनाना हो तो फिर हम लोग जो है वो इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, वही फॉर्मेट आप तमाम किस्म के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और तमाम किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो आप उन्हीं को उसी फॉर्मेट को यूज करके आप लोग जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स को याद रखने की या फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स को जो है वो ट्राई करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए आप एक ही फॉर्मेट को आप लोग जो है वो बार बार यूज करके हर क्वेश्चन को आप उसी फॉर्मेट के मुताबिक कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आए हम लोग अपनी जो है वो डिस्कशन में क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम लोग जो है वो उसका सलूशन जो है वो आपके साथ करने की जो है वो क्लास के अंदर इंशाल्लाह क्लास के अंदर करेंगे। Here is the question that is exercise 510। 510 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने ये सीखना है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनाएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में कौन सी 3 चीजें जो हैं वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा आज की डिस्कशन के अंदर। यूएस ग्रैंड कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनके, एक ब्लेंडिंग है और जो है वो और दूसरा जो है वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है। ब्लेंडिंग हैड 1000 यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एक पीरियड है उसके बिगिनिंग के अंदर जो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट है उसके पास 10,000 यूनिट्स हैं बिगिनिंग में, 2/5 कंप्लीट, और उनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो 2/5 है। During the period 7,800 units were received from mixing। इस पीरियड के दौरान कोई भी महीना हो सकता है या कोई भी वीक हो सकता है, जो भी उसका पीरियड हो सकता है, उसमें 7,800 यूनिट्स जो हैं वो रिसीव हुए मिक्सिंग डिपार्टमेंट से।
और 8200 received from 8200 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, और उनमें से 8200 यूनिट्स जो है वो फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर दिए। 600 यूनिट्स वर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, और आखिर में 600 यूनिट बने बाकी बचे हुए थे, जिनमें से जो कि उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1/3 कंप्लीट थी। द कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस वाज, और जो ऊपर यूनिट्स की डिटेल दी हुई है उनकी जो है वो रिस्पेक्टिव कॉस्ट जो है वो यहाँ पे हमें बताई गई हैं कि जो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो ओपनिंग यूनिट थे उनकी जो कॉस्ट थी वो 10,000 कॉस्ट जो है वो हमें मिक्सिंग डिपार्टमेंट से मिली थी, और फिर ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट ने इसके अंदर 200, 500 और 300 के इस तरीके से कॉस्ट ऐड की हुई थी। और इस पीरियड में जो हमें यूनिट रिसीव हुए हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस पीरियड के अंदर जो हमें 7800 यूनिट रिसीव हुए हैं, इनके ऊपर जो है वो जो कॉस्ट लगाई गई है या इस पीरियड में जो कॉस्ट हमने ऐड की है डिपार्टमेंट के अंदर, तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट से वो जो यूनिट हमें रिसीव हुए तो उनकी कॉस्ट हमें 78,000 रिसीव हुई थी, और कॉस्ट इन ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट जो थी वो हमने ये ऐड की थी। तो डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट फॉर द मंथ इन ब्लेंडिंग, हमने बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना के ये 3 चीजें कैलकुलेट करना होती हैं। नंबर 1, हमने ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट इन द मंथ जो है वो क्या आ रही है ये मालूम करना होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, जो हम लोगों ने ट्रांसफर की हैं कंप्लीट करके गुड्स फिनिश्ड गुड्स के अंदर, उनकी कितनी कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने ट्रांसफर करनी है, ये हम लोगों ने इसमें से कैलकुलेट करना होता है, मालूम करना होता है। और तीसरी चीज जो हम लोगों ने मालूम करना होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के को बना के डिटरमिन द टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में जो हमारे पास आखिर में यूनिट बचे हुए थे, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 600 यूनिट, इनकी हमारे पास जो है वो कितनी कॉस्ट बची हुई है, ये हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं थ्रू प्रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की हुई है, उसका जो फॉर्मेट होता है उसी की ही प्रैक्टिस जो है वो हम लोग आज यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम लोग जो है वो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देना होती है, तो हेडिंग के लिए आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कंपनी है वो है यूएस ग्रांट कंपनी। मैं इसका नाम लिख लेता हूं सबसे ऊपर में, यूएस ग्रांट कंपनी, ये कंपनी का नाम है। फिर उसके बाद जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, या इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग है जी फॉर एंडेड ऑन द मंथ, फॉर द मंथ ऑफ, या आप लोग जो है वो एंडिंग डेट भी लिख सकते हैं, जो भी उसकी महीने की डेट हो सकती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा महीना है ये। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू 2/3 हैं इस तरीके से, लेकिन उन्होंने हमें महीने का नाम नहीं दिया। फॉर द मंथ आप लिख लें, फॉर द मंथ। अब सबसे पहले हम लोगों ने नंबर 1 पहला पोर्शन बनाना है, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। आप क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो आप सबसे पहले इसका ये वाला पोर्शन बनाते हैं। ये बेसिकली वर्किंग होती है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी को बनाने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं। और इसके लिए आपने सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल, और ये बेसिकली 2 पार्ट हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल का और इक्विवेलेंट यूनिट का। तो आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएं, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे यूनिट्स लिख लें। ओके, अब उसके बाद अब हम ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने जा रहे हैं।
डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने सबसे पहले जो है वो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, इसके अंदर जो है वो हम लोग, क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है फॉर ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट है। और ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट के लिए जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, तो क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो इसमें हमें यूनिट रिसीव्ड होंगे, हम यूनिट स्टार्टेड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो आप इसको जो है एक जनरल टर्म यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड इन। ये ट्रांसफर्ड इन है, मीन हमने कितने इन किए हैं यूनिट्स, या इसको पुट इनटू प्रोसेस भी कह सकते हैं, ट्रांसफर्ड इन भी कह सकते हैं, स्टार्टेड भी कह सकते हैं। अगर ये पहला डिपार्टमेंट हो तो स्टार्टेड कहेंगे, अगर ये सेकंड डिपार्टमेंट हो तो रिसीव्ड भी कह सकते हैं, ट्रांसफर्ड इन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको जो है वो पुट इनटू प्रोसेस का भी जो है वो टर्म यूज कर सकते हैं। और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये टोटल आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। अब मैं इनकी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से लिखता जाऊंगा बारी बारी। अब इन यूनिट्स में से क्या हो सकता है कि यू कुछ यूनिट कंप्लीट हो गए, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। मीन आप इसको सिंपली ट्रांसफर्ड आउट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट होंगे तो ट्रांसफर आउट होंगे, तो इसलिए आप लोग इसको सिंपली ट्रांसफर्ड आउट भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसलिए इसको लिखा है कि बाज़ औक़ात यूनिट्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं लेकिन वो ट्रांसफर आउट नहीं होते, अभी इन हैंड ही होते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको कंप्लीटेड बट इन हैंड भी जो है वो लिखेंगे, अगर ये दो अलग-अलग से आपके पास सेग्रीगेट करके दिए गए हों। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो इस तरह की चूंकि सिचुएशन नहीं दी गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो वाली सिचुएशन को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, एंड ऑफ द मंथ कितने यूनिट बाकी बचे हुए थे वो हैं, और इसमें से कुछ यूनिट जो है वो लॉस हो सकते हैं, या जो है वो कुछ यूनिट जो है वो हमारे खराब हो सकते हैं, तो उनको हम लोग जो है वो लॉस्ट यूनिट लिख सकते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे लॉस की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अभी उसको भी फिलहाल नहीं करेंगे। जब हमारे पास लॉस के क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उसके अंदर इन चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, अब हम लोग डेटा लिख लेते हैं अपना, जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ पहले यूनिट्स की डिटेल। तो आप जरा गौर करें कि उसने कहा जी कि ब्लेंडिंग हैड 1000 यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग, तो बिगनिंग यूनिट्स थे 1000, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे बिगनिंग यूनिट्स हैं 1000। फिर उसके बाद है ट्रांसफर्ड इन जो यूनिट्स हैं, जो हम लोगों ने मिक्सिंग डिपार्टमेंट से इस पीरियड में वसूल किए हैं, रिसीव किए हैं, ड्यूरिंग द पीरियड 7800 यूनिट वर रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग, मिक्सिंग डिपार्टमेंट से 7800 यूनिट हमें रिसीव हुए हैं, तो ये हम लोग जो है वो ट्रांसफर्ड इन के आगे लिख देंगे 7800। अब इन दोनों को मिला के बना हमारे पास 8800 यूनिट्स हमारे पास टोटल आ गए। अब हमने 8800 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। अब हम देखते हैं जी कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, मीन ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स कितने हैं, क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट है इसलिए हम लोग फिनिश्ड गुड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स हैं, तो 8200 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं और फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8200। और उसमें से जो हमारे पास बाकी बचे हुए हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, वो है हमें दिए हुए 600 यूनिट्स, तो हम लोग यहाँ पे 600 की फिगर को यहाँ पे लिख देंगे, ये 600 आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर इसके बाद इनको जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास जो है उसी तरीके से 8800 जो है वो हमारे पास आ जाएंगे टोटल अकाउंटेड फॉर। हमने टोटल जो है वो पूरा कर लिया है, टू अकाउंट फॉर लिख सकते हैं।
कि हमने इतने पूरे करने हैं यूनिट्स और इतने हम लोगों ने जो यूनिट्स पूरे कर लिए हैं। तो ये वाला जो मैंने पोर्शन आपको बना के दिखाया है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। ये हम लोगों ने क्वांटिटी स्केड्यूल को बनाना सीख लिया। ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी की वर्किंग होती है, जो कि हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होती है। तो चूंकि हम लोगों ने पहले जो वाले लेक्चर्स थे उसमें सीखा था कि हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट्स की भी डिटेल चाहिए होती है, तो उसके लिए हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बेटे, एक और करें कि चूंकि ये एक सेकंड डिपार्टमेंट है, अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन के ऊपर। अब चूंकि ये एक सेकंड डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट है मिक्सिंग, फिर उसके बाद है ब्लेंडिंग। तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट से ब्लेंडिंग में हम आ रहे हैं ना, तो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट जो है वो हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है। तो जब हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जब इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करोगे, तो अब आप मैं जस्ट आपको समझाने के लिए क्या है कि हम लोग जब फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। लेकिन जब हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट होता है, तो हम लोग जो है वो उसके लिए फिर जो कॉस्ट एलिमेंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो मैंने आपको समझाया था, उसमें हमारे पास जो कॉस्ट एलिमेंट होते हैं, वो जो कॉस्ट होती हैं, वो होती हैं ये फर्स्ट डिपार्टमेंट। फर्स्ट डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट रिसीव हुई होती है वो होती है, फिर इसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हैं, फिर डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं और फिर एफओएच ऐड करते हैं। तो ये जब इसका मतलब ये हुआ कि पहले डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं और सेकंड डिपार्टमेंट में हमारे पास जो है वो 4 कॉस्ट एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये याद रखना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे। अब अगर मैं क्योंकि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट हैं, तो अगर मैं फर्स्ट डिपार्टमेंट की सीपीआर बना रहा हूँगा, तो मेरे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। लेकिन अगर मैं सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहा हूँगा, तो मेरे पास 4 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे। एक तो पिछले वाले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट रिसीव हुई है वो वाली है, फिर एक इसमें मटेरियल जो ऐड हुआ है, फिर इसमें लेबर जो ऐड हुई है और इसमें एफओएच जो ऐड हुए हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पे क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट है, इसलिए हमारे पास 4 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे और 4 कॉस्ट एलिमेंट के लिए हमने फिर जब इक्विवेलेंट यूनिट बनाने हैं, तो जितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे, एक जनरल रूल याद रख लें कि जितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे उतने ही आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट उनके हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिए मेंशन करने हैं, आपने शो करना होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि 4 कॉस्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं चारों कॉस्ट एलिमेंट के यहाँ मैं नाम पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है जो है वो नंबर 1, पहला वाला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम हम लिख लेते हैं मिक्सिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद है जी डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर उसके बाद एफओएच। ये 4 कॉस्ट एलिमेंट आपने लिखने हैं और इन चारों के हम लोगों ने क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने हैं। अगले वाला जो रूल है वो ये है कि आपने जो कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं, जिनके साथ भी कंप्लीटेड का वर्ड लिखा होगा, चाहे वो ट्रांसफर्ड आउट हुए हों, चाहे वो इन प्रोसेस ही अभी पड़े हुए हों लेकिन कंप्लीट हो गए हों, वो 100% उनके ऊपर काम कंप्लीट हो चुका हुआ हो, तो आपने हर एक कॉस्ट एलिमेंट के नीचे उनकी जो है वो 100% के साथ उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। हमने कहा जी ये वाले यूनिट हैं और उसको 100% कंप्लीट है, तो इसलिए हम लोगों ने 8200 का 100%, तो मिक्सिंग के नीचे भी 8200 100% कंप्लीट आ गया। डायरेक्ट मटेरियल भी 100% इनके ऊपर लग चुका हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी इनके ऊपर 100% लग चुकी हुई है और एफओएच भी इनके ऊपर 100% लग चुके हुए हैं। तो इसका मतलब ये लिखने का क्या है कि ये जो कंप्लीटेड यूनिट हैं उनके ऊपर मिक्सिंग में भी काम 100% हो चुका हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल भी 100% लग गए हैं, डायरेक्ट लेबर भी 100% लग गए हैं और एफओएच भी 100% लग गए हैं। इट मींस कि हम लोगों ने ये जो 8200 यूनिट्स हैं इनके ऊपर हर लिहाज से हमारा काम कंप्लीट है, तो इसलिए हम लोगों ने हर एक के नीचे 8200 जो है वो उसको कंप्लीटेड यूनिट लिख लेना है। अब बात आ जाती है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की। एंडिंग इन्वेंटरी में हमारे पास 600 यूनिट्स हैं और ये जो 600 यूनिट्स हैं इनकी जो स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन है ये हमें उन्होंने गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, और ये नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में गिवन होती है। यहाँ पे जो गिवन है वो है वो 1/3 कंप्लीट है।
मीन ये वाले जो यूनिट हैं वो 1/3 कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी कॉस्ट एलिमेंट, क्योंकि हमें मटेरियल के हवाले से अलहदा से इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड और विद इन द ड्यूरिंग द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें जो है वो मटेरियल दिया गया है, ये मटेरियल के अलहदा से स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई गई है, तो ये 1/3 विद रिस्पेक्ट टू एवरी कॉस्ट एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग इनके सामने लिख लेते हैं कि हम लोग 600 यूनिट्स हैं तो 1/3 कंप्लीट है। लेकिन याद रखिएगा बेटे, ये जो एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स होते हैं, जब ये पहले डिपार्टमेंट में कंप्लीट हुए थे तो तभी ये सेकंड डिपार्टमेंट में आए थे। लेकिन ये वाले जो 600 यूनिट्स हैं, इनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेकंड डिपार्टमेंट के हवाले से है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है और ये सेकंड डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है, ये सेकंड डिपार्टमेंट में एलिमेंट है। तो इनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेकंड डिपार्टमेंट के लिहाज से तो 1/3 है, लेकिन फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिहाज से अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये 100% कंप्लीट होके आए थे, इसलिए ये 100% है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, 600 का 100% आप देंगे तो ये यहाँ पे 600 आ जाएगा। या भी सिंपली आप इसको इस तरह से याद रख लें कि जो भी आपका यहाँ पे आएगा आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके नीचे उसी को ही कॉपी कर देना है, लिख देना है। इसको आपने किसी परसेंटेज के साथ या किसी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है प्रायर डिपार्टमेंट की कॉस्ट के हवाले से। लेकिन जब हम लोग इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो हम ये कहते हैं जी कि ये 600 जो है वो 1/3 कंप्लीट है। तो 600 का जब हम 1/3 लेंगे तो ये 200 आ जाएंगे। इसी लिहाज से डायरेक्ट लेबर भी 200 आ जाएगा और इसी लिहाज से FOH भी 200 आ जाएंगे, क्योंकि तीनों की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उन्होंने हमें दिए हुए हैं 1/3। अब इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया 8200 और 600 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 8800। मीन 8800 जो यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने इस लिहाज से सारे का सारा काम जो है वो इनके ऊपर मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 8800 यूनिट के ऊपर काम हो चुका हुआ है, क्योंकि हमने जो भी यूनिट यहाँ पे रिसीव किए थे वो सारे के सारे हम लोगों ने मिक्सिंग डिपार्टमेंट से कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पे मिले थे, इसलिए हमारे इनके इक्विवेलेंट यूनिट भी 8800 हैं। ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं कि इसकी अफादियत, इस कॉलम की आपको अफादियत तब नजर आएगी जब आप लोग जो है वो लॉस यूनिट की ट्रीटमेंट्स करेंगे। जब लॉस यूनिट करेंगे तो वहां पे लॉस की एक एडजस्टमेंट करना पड़ती है, तो वो अब जब आप इस फॉर्मेट में करेंगे तो फिर आपको लॉस की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करना पड़ेगी, वो खुद ब खुद जो है वो आपके क्वेश्चन के अंदर हो जाया करेगी। इसलिए आप लोगों को अगर इस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन करते हैं तो फिर अलहदा से आपको लॉस्ट यूनिट की ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इनके इस लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो 8400 यूनिट्स हैं, और इस लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो ये भी 8400 यूनिट्स हैं, और इस लिहाज से भी अगर मैं देखूं तो ये भी 8400 यूनिट्स हैं। तो इस लिहाज से मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से भी आ गए, डायरेक्ट मटीरियल के लिहाज से भी आ गए, डायरेक्ट लेबर के लिहाज से भी आ गए और FOH के लिहाज से भी आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1000 जो यूनिट्स थे, ये भी तो, इनकी भी तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें गिवन थी हमारे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1000 यूनिट्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के ऊपर थे जो कि 2/5 कंप्लीट थे। तो इनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है इसको मैंने बिल्कुल भी अपने क्वेश्चन के अंदर जो है वो यहाँ पे किसी भी जगह के ऊपर कंसीडर नहीं किया है। तो याद रखिए बेटे कि जब भी आप लोग वेटेड एवरेज मेथड जब आप लोग लगा रहे होंगे, एवरेज मेथड जब आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने इग्नोर कर देना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन बिगनिंग इन्वेंट्री को। बिगनिंग इन्वेंट्री की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा कि जब वेटेड एवरेज की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं जी बिगनिंग यूनिट्स और इस पीरियड वाले जो यूनिट्स थे वो आपस में सारे के सारे हम लोगों ने मिक्स कर दिए और फिर हम लोगों ने उनमें से जो कंप्लीट किए वो हम लोग आगे ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो 1000 यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी
पहले क्या हो जाएंगे, इन्हीं यूनिट्स के साथ क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने इनको अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं महसूस की है। इसलिए हम लोग वेटेड एवरेज मेथड में जो बिगिनिंग यूनिट्स होते हैं हम उनको अलहदा से जो है वो सेग्रीगेट करके आइडेंटिफाई करके नहीं लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग FIFO मेथड करेंगे तो उसमें हम लोग जो है वो इन बिगिनिंग यूनिट्स को अलहदा से सेपरेट रखेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले शुरू किए गए थे। इसलिए इनको कंप्लीटली पहले होना चाहिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड के तहत हम ये कहते हैं कि जो पहले यूनिट आए थे और जो इस वाले यूनिट हैं, इन सब को आप क्या कर दो, मिक्स अप कर दो। इनको हम सेग्रीगेट करके अलहदा से आइडेंटिफाई करके अलहदा से इसको जो है वो एक लॉट बना के हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से ये रीजन होती है कि हम लोग इनको उन्हीं जो इस वाले यूनिट होते हैं उनके साथ ब्लेंड कर देते हैं, उनके साथ मिक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनको हम लोग कंप्लीटेड यूनिट के अंदर ऑलरेडी शामिल कर देते हैं। तो मीन याद रखिएगा, ये जो 1000 यूनिट हैं इनको हमें अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी उसको हमने इग्नोर कर दिया है। ये मैं आपको जो साथ साथ जो बता रहा हूँ ये नोट्स हैं, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक जो है अलहदा से नोट दिया है कि ये वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग जब यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन में हम लोग जो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब हम लोग FIFO मेथड इस्तेमाल करेंगे या सीखेंगे तो उस वक्त हम लोग जो है वो इन यूनिट्स की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उनको जरूर हम लोग जो है वो कंसीडर करेंगे, इनको हम लोग जरूर इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तक जो आप लोगों ने सीखना है वो यही है कि आपने जब वेटेड एवरेज मेथड करना है तो इनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसको इग्नोर कर देना है। सिर्फ एंडिंग इन्वेंटरी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन को आप लोगों ने कंसीडर करके उसकी कैलकुलेशन के अंदर उनको जो है हम लोगों ने ट्रीट करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी स्केड्यूल बना सकते हो और फिर उस क्वांटिटी स्केड्यूल के साथ ही जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन कर सकते हो। आप इसको दो अलग-अलग पार्ट में भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूं कि आप एक ही पार्ट में करें, क्योंकि आपकी ये वाली जो नीचे हेडिंग्स लिखी हुई होती हैं इन्हीं से ही आप क्या कर सकते हो, इन वाली कैलकुलेशन को ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। मीन ये वाली जो कैलकुलेशन है ये बेसिकली इक्विवेलेंट यूनिट के लिए यूज हो सकती है। ये वाली हेडिंग्स जो होती हैं ये इक्विवेलेंट यूनिट के लिए यूज हो सकती हैं। तो इस लिहाज से आप लोग जो है क्वांटिटी स्केड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आप लोग कर सकते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी। सेकंड पार्ट में हम लोग जो इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं उसमें हम लोग जो है वो कॉस्ट एक्यूमुलेशन समरी बनाते हैं। कॉस्ट एक्यूमुलेशन समरी या कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट समरी बनाते हैं। ये बेसिकली उसका कोई भी नाम रख लें आप लोग, वो आपने उसको जो है वो जिस मर्जी हेडिंग के तहत आप बना सकते हो। तो इसमें भी आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे उतने आपने कॉलम बना लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को 4 कॉस्ट एलिमेंट के नाम लिखे हैं। चूंकि ये एक सेकंड डिपार्टमेंट है तो इसलिए इसके 4 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, इससे कम हो सकते हैं कि जिसमें डायरेक्ट लेबर और एफओएच को मर्ज करके कन्वर्जन बनाया जा सकता है, मटेरियल अलग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 4 एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आप लिखोगे, सबसे पहले टोटल, फिर उसके बाद आप लिखोगे मिक्सिंग, फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ये इस तरीके से आपने ये 4 कॉस्ट एलिमेंट बन गए और उसके साथ ये इसका जो है वो टोटल आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जैसे आप लोग देखो बेटे, मैं आपको इन्हीं को लेके चलूंगा। ये जो आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया है बिल्कुल इसी को ही लेके आप क्या करोगे, अपनी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पहले वाला जो जिसमें हम लोगों ने
यूनिट्स की जो इनकमिंग थी उसकी डिटेल दी है। ये यूनिट इन जो जैसे जैसे यूनिट पड़े हुए हैं या इन हो रहे हैं ये उसकी डिटेल है, और ये जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं ये उनकी डिटेल्स हैं। ये दो सेगमेंट होते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। तो जब आप लोग ये जो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की बात करोगे तो ये वाली ही हेडिंग सेम वहां पे भी यूज होंगी, तो लेकिन उनके साथ कॉस्ट का वर्ड लग जाएगा। यहाँ पे हम यूनिट्स की डिटेल दे रहे हैं तो उसके अंदर जो है हम लोग कॉस्ट की डिटेल दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है, और फिर इसके अंदर हम लोग करेंगे कॉस्ट ट्रांसफर्ड इन या एडेड दिस पीरियड, एडेड दिस मंथ। इस महीने में हमने कॉस्ट कितनी ऐड की है, ये देखिए कॉस्ट ट्रांसफर्ड इन या एडेड इन या जो है वो दिस पीरियड जो भी हम लोगों ने किया है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉस्ट एडेड दिस पीरियड जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब इसकी डिटेल क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे डेटा आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। ये देखिए जी उन्होंने क्या जी कि ये जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट थी उन्होंने ये बताई हुई है कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो 1000 यूनिट थे उनके ऊपर जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग के आई हुई थी वो 10,000 की थी, और जो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में हम लोगों ने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर लगी हुई कॉस्ट थी वो 200, 500 और 300 थी हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से। तो ये जो चार फिगर्स हैं ये मैं चार जगहों के ऊपर क्या कर लूंगा इसमें अंदर नोट कर दूंगा। तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट की वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट थी 10,000, फिर डायरेक्ट मटेरियल्स थी 200, डायरेक्ट लेबर थी हमारे पास ये मैं जो लिख 500 और फिर उसके बाद 300 है, डायरेक्ट लेबर थी जी 500, और फिर ये FOH थे जी 300 के। इन सब को जब मैं प्लस करूंगा 500 500 1000 आ गया और 10,000 ये आ गया, तो ये 11,000 की अमाउंट में टोटल लिख दूंगा। तो ये समझने के कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसको आपने कहीं से कैलकुलेट नहीं करना, किसी तरह से आप लोगों ने नहीं करना, ये आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, या आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से क्वेश्चन में से लिख के आप या देख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हो जाता है जी कॉस्ट एडेड दिस मंथ। इस महीने में हमें जो यूनिट मिले थे उनकी कॉस्ट हमें मिक्सिंग डिपार्टमेंट से कितनी रिसीव हुई थी ये भी हमें गिवन है इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग ये 78,000, मिक्सिंग डिपार्टमेंट से 78,000। तो 1 2 3 4 कॉस्ट एलिमेंट आपको फिर क्या है यहाँ पे फिर नजर आ रहे हैं। तो यही चार कॉस्ट एलिमेंट बिल्कुल उसी तरीके से आप वहां पे नोट कर देंगे। तो 78,000, 3,328, ये मैं लिख लेता हूं जी यहाँ पे मिक्सिंग डिपार्टमेंट से 78,000, 3,328 आ गई। इसी लिहाज से मैं बाकियों की भी लिख देता हूं 10,000 और 6,672। यहाँ पे लेबर है जी 10,000 और 6,672। इस तरीके से ये हमारे पास तीनों कॉस्ट एलिमेंट हमने ये लिख लिए, और जब हम लोग इन सब को प्लस करेंगे इनका जो टोटल होगा वो हम लोग जो है वो इसके आगे लिख देंगे। तो इनका जो आप समझने के जी इनका जो टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा जी 98,000। इन सब का अगर मैं इनको टोटल करूं ये देखिए 6,000 और 3 9,000 और ये 10,000 10 20,000 और 98,000 98,000। अब इन सब को हम लोग टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर, हमने ये वाली कॉस्ट पूरी करनी है। इतनी कॉस्ट हमने कहा जी कि हमने डिपार्टमेंट में लगाई है और इतनी कॉस्ट हम लोग जो है वो फिर पूरी भी करेंगे इसकी। वो मैं कैसे पूरी करेंगे वो अगला पोर्शन जो हमें बताएगा कि कॉस्ट कैसे पूरी होगी। अभी हम लोग जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0,0,0 और 9 और 1,09,000। इन दोनों को आप करेंगे तो ये आ जाएगा जी 88,000। इन दोनों को आप करोगे तो ये आ जाएगा जी 3,528, और इन दोनों को आप करोगे तो ये आ जाएगा 10,500। इन दोनों को आप करेंगे तो 6,972।
इस तरीके से आपके पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब आप जरा गौर करें कि हमने बेसिकली क्या किया है कि हर कॉस्ट एलिमेंट में बिगिनिंग कॉस्ट और दिस पीरियड वाली कॉस्ट को टोटल कर लिया है और इसकी जो है वो हमने मर्ज करके एक टोटल कॉस्ट निकाल ली है। यही लॉजिक है वेटेड एवरेज की। यही हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे होते हैं। वेटेड एवरेज का क्या होता है जी कि हम लोग कॉस्ट को भी टोटल कर लेते हैं और पिछले वाले क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने यूनिट्स को भी क्या किया था, अलहदा नहीं किया था, इनको भी टोटल कर लिया था। हम लोग पिछले वाले यूनिट्स और उनकी कॉस्ट और इस वाले यूनिट और उनकी कॉस्ट को हमने क्या कर लिया है, दोनों को रिस्पेक्टिवली ऐड कर लिया है और उससे हम लोग जो है वो एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट के अंदर इक्विवेलेंट यूनिट्स वाले पार्ट में हमने कैलकुलेट किए थे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मिक्सिंग के थे 8800, डायरेक्ट मटेरियल 8400, डायरेक्ट लेबर 8400 और एफओएच 8400। तो आप यहाँ पे ये वाली सारी चीजें जो है आप इसके आगे लिख देंगे 8800, 8400, 8400, 8400। इस लिहाज से हम लोगों ने सबके इक्विवेलेंट यूनिट लिख लिए और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। हम लोग जो है वो अब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट या अब पर यूनिट कॉस्ट, ये एक ही बात है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट या पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हम लोग अब 88,000 को 8800 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी जी 10 पर यूनिट। 3528 को 8400 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी एक मिनट, 3528 को जब आप 84 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.42। ये 0.42 आ गया। जब आप लोग 10,500 को 8400 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 1.25। ये 1.25 आ गया। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8400 पे तो ये आ जाएगा 0.83। ये जाएगा जी 0.83। अब आपने, मैंने आपसे कहा था कि इक्विवेलेंट यूनिट इसके नीचे आपने नहीं लिखने हैं क्योंकि हमने हर एक कॉस्ट एलिमेंट के इक्विवेलेंट यूनिट निकाले हैं। आपने टोटल इसका नहीं करना है। हाँ, कॉस्ट को आपने टोटल करना है। तो जब आप लोग इन सारी कॉस्ट को आप टोटल करोगे 0.83, 1.25 और 0.42 तो इसकी जो है वो +10 करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो इस लिहाज से इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो आती है जी 12.50। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 12.50। यही इसकी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट होती है जो कि हम लोगों ने क्या करना होती है, कंप्यूट करना होती है। जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है क्वेश्चन की, जिसमें हमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना थी कि एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो क्या आ रही है ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ। एक पर्टिकुलर मंथ में हमारी जो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो लॉजिक यूज की है वो वेटेड एवरेज मेथड की है फॉर ट्रीटिंग बिगिनिंग इन्वेंट्री। लेकिन बेटे जब बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी तो फिर आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप सिंपली ये वाला फॉर्मेट फॉलो करें और बिगिनिंग इन्वेंट्री की जगह पे आप लोग 0 लिख दें और इसी तरीके से यहाँ पे भी बिगिनिंग इन्वेंट्री की जगह पे 0 लिख दें। बाकी सारा फॉर्मेट उसी तरीके से ही इस्तेमाल होगा जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को
समझाया है। जब ये सारा 0 आ जाएगा तो फिर ये भी सारी की सारी चीजें जो है वो वही आ जाएंगी और सेम कॉस्ट आ जाएगी। और इक्विवेलेंट यूनिट के जब आप हर एक कॉस्ट एलिमेंट को डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट हर एक कॉस्ट एलिमेंट की आ जाएगी। इन सब को जब आप टोटल करोगे तो आपके पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। मीन जो हम लोगों ने यूनिट कंप्लीट किए हैं वो उस लिहाज से हम कहते हैं कि हर एक यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आती है 12.50। एक यूनिट जो भी बनाएंगे वो 12.50 का बनेगा। इस जो कंप्लीट यूनिट है ये उसकी कॉस्ट है। और इसमें हम लोगों ने जो ओपनिंग इन्वेंटरी को ट्रीट करने की लॉजिक यूज की है वो है वेटेड एवरेज मेथड। अब इसके बाद मैंने जैसे इसमें आप जगह अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट की हम लोग CPR बनाते तो फिर हम लोग ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है ये हम गायब कर देंगे, ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ 3 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। लेकिन अगर हम लोग और इसी तरह से हम लोग जब कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में बनाएंगे तो ये जो मिक्सिंग वाला कॉलम है ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वहां पे मिक्सिंग डिपार्टमेंट वाली कॉस्ट होगी ही नहीं जब पहला डिपार्टमेंट होगा। तो इसलिए फिर हम लोग यही 3 कॉलम बनाएंगे, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। ये डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। मीन ये फर्स्ट डिपार्टमेंट की CPR है कि सेकंड डिपार्टमेंट की है, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री के साथ है कि विदाउट बिगिनिंग इन्वेंट्री है। तो इस लिहाज से आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस की वेरिएशंस हो सकती हैं। तो आप इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करोगे और जो चीज आपको गिवन नहीं होगी वो आप लोग उसको 0 करते जाओगे, तो बाकी चीजें आप इसमें पुट करते जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता जाएगा। और आपकी जो भी लॉस्ट यूनिट की एडजस्टमेंट होगी या गेन यूनिट की एडजस्टमेंट्स होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो हल हो जाएगी। उसमें आप लोगों को जो है वो अलहदा से उसकी एडजस्टमेंट करने की, अलहदा से वर्किंग करने की या कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग जो है इस फॉर्मेट में काम करते हैं तो। नाउ लेट्स prepare the third part of cost of production report. The third part of cost of production report है, इसको हम कहते हैं cost reconciliation summary, या फिर इसको जो है वो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कि हमने जो कॉस्ट लगाई थी ना, जो पीछे हम लोगों ने अपने इस वाले कॉलम में हमने कहा ये 1,09,000 की टोटल कॉस्ट लगी है और हर कॉस्ट एलिमेंट में ये कॉस्ट है। तो ये जो 1,09,000 की कॉस्ट है ये अब गई कहाँ है, इसको पूरा करते हैं हम लोग, इसको रिकॉन्साइल करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन की ये खूबसूरती है कि आपको पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है कि गलत किया है, आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाती है। मीन आपकी कैलकुलेशन अगर गलत होगी तो आपकी ये रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगी, आपका जो है वो जवाब मैच नहीं करेगा। तो अगर आपका जवाब मैच नहीं कर रहा है तो आप देखें कि गलती हो गई है कहीं पे। लेकिन अगर आपने इक्विवेलेंट यूनिट को कैलकुलेट करने में गलती कर दी है, ये वाले पहले पार्ट के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गलती कर दी है तो फिर आपकी ये वाली अमाउंट गलत होगी, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये गलत हो जाएगी। और अगर ये गलत होगी तो अगले वाला पार्ट भी फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग गौर से याद रखिएगा कि ये जो इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन है ये बड़ा जरूरी है। ये आपकी जो है हर हाल में क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अगर ये गलत होगी फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे ये करते हैं। इसी तरीके से आप पहले बनाएं डिस्क्रिप्शन का कॉलम, फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आप लोग डॉलर अमाउंट या कॉस्ट का कॉलम बना दें। अब ये इस पार्ट को बनाने के लिए आप वही वाला स्केड्यूल, जो क्वांटिटी स्केड्यूल था उसी को ही फोकस करें और उसमें देखें कि ये 2 कॉस्ट एलिमेंट दिए गए हैं, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। इन्हीं की ही 2 कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है और आपके जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2 और नंबर 3 है वो इसी से रिलेटेड है। यही वाली जो चीज है ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 और रिक्वायरमेंट नंबर 3 कह रही है, जो हम लोग अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जो आपने हेडिंग यहाँ पे दी हुई है सेम वही वाली हेडिंग जो है वो वहां पे आ जाएगी, लेकिन उसके साथ वर्ड कॉस्ट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जो हमने कंप्लीट किए हैं यूनिट्स उनकी कॉस्ट। अब मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़े से दरमियान में लिखूंगा और आखिर में इसकी जो है वो डॉलर अमाउंट लिख लूंगा।
अब देखिए जी, हमने कहा कि यूनिट जो कंप्लीटेड थे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे आपके क्वांटिटी स्केड्यूल में से, जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट बनाए थे वो 8200 हैं, ये 8200। और इसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड जो अभी आपने कैलकुलेट की है, जो यहाँ पे कॉस्ट एक्यूमुलेशन समरी में और कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में और यूनिट कॉस्ट समरी, इसको यूनिट कॉस्ट समरी भी कह सकते हैं, कि हमने पर यूनिट कॉस्ट यहां से निकाल ली है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकली थी 12.5। अब मैं इसको करता हूं कि 8200 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 8200 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट। कि कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है वो हमारे पास किस तरीके से आती है। तो इसको मैं अगर 8200 को 12.25 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगी 1,02,500। तो ये मैं लिख लेता हूं जी, 1,02,500 की अमाउंट आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। फिर उसके बाद मैंने दूसरी जो हेडिंग मैंने आपको बताई थी वो भी आपके क्वांटिटी स्केड्यूल से आपको मिलता है, ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लिखना है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अब इसके लिए आपके पास जितने कॉस्ट एलिमेंट हैं बेटे, आप उतने कॉस्ट एलिमेंट इसके अंदर लिख लेंगे। जैसे इसमें आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर मिक्सिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट दी हुई है, फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, फिर डायरेक्ट लेबर है और FOH लगी हुए हैं। मीन हमने कहा जो एंड पे यूनिट हमारे पास बचे हुए थे उनके ऊपर ये 4 कॉस्ट एलिमेंट लगे हैं। अगर आप लोग अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को जब बिगिनिंग इन्वेंट्री जो शुरू में बताई गई थी उसमें भी यही 4 कॉस्ट एलिमेंट जो है वो आपको सामने शो किए गए थे। एक ये था, फिर ये और ये और ये 4 कॉस्ट एलिमेंट के हैं, मिक्सिंग, फिर मटेरियल, लेबर और FOH। जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट लगी हुई थी, फिर ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में ये मटेरियल, लेबर और FOH लगे हुए थे। तो ये इसी तरीके से आप लोग जो है एंडिंग में, क्योंकि यही जो एंडिंग है वो अगले महीने के लिए ओपनिंग बनेगी, तो इसलिए अगले महीने में भी तो हमें एवरेज मेथड लगाने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए हमें मिक्सिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलहदा चाहिए, मटेरियल, लेबर और FOH की कॉस्ट अलहदा चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है इन तमाम कॉस्ट को अलहदा से मेंशन करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो मैं जो आप लोगों को यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ, तो ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट की, और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मिक्सिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, और फिर उसके बाद ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट। यहाँ पे मैं इनको अगर रेज करके यहाँ पे लिख दूं, अगर अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और FOH है, ये 3 है। अब मिक्सिंग डिपार्टमेंट में हमने ये कहा, अब इनको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इनके आप लिखें इक्विवेलेंट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट, ये इनका फॉर्मूला है। अब आप ये देखो जी, इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों ने इसके कितने किए थे, 600। ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के इक्विवेलेंट यूनिट थे, मिक्सिंग में 600, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने मिक्सिंग में कैलकुलेट की थी वो है 10, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर उसी तरीके से इसके इक्विवेलेंट यूनिट थे 200 मल्टीप्लाई बाय 0.42, फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 1.25, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.83। तो भी आपने हर एक कॉस्ट एलिमेंट के इक्विवेलेंट यूनिट लेते जाने हैं, और उसकी जो हर एक कॉस्ट एलिमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास एंडिंग कॉस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने कहा जी ये 600 यूनिट्स थे मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरीके से ये ब्लेंडिंग में मटेरियल के 200 इक्विवेलेंट यूनिट, बेटे याद रखिएगा इक्विवेलेंट यूनिट लिखना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट यूनिट मल्टीप्लाई बाय आप करोगे इसकी पर यूनिट कॉस्ट वो है 0.42, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.42। फिर इसके बाद 200 यूनिट इक्विवेलेंट हैं और मल्टीप्लाई बाय 1.25, और इसी तरीके से FOH के 200 यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाई बाय आप जो है इसको 0.83। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी 6000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 84
और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी बेटे 250। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटे 163। इस तरीके से इन सब को आप 6000, 84, 250 एंड 163 को जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा जी 437 और 13 और 19। एक मिनट जी, हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.42 84, फिर इसके बाद है जी 1.25 मल्टीप्लाई बाय 200 250, इसके बाद है जी 80.83 मल्टीप्लाई बाय 200 166, सॉरी जी ये 166 आता है। और जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास टोटल 166 प्लस 250 प्लस 84, तो ये आ जाएगा जी 500। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको 500। और जब मैंने 500 और 1,02,500 सॉरी ये 6000 भी है तो ये आ जाएगा 6500। ये टोटल जब इन सब का किया तो ये आ जाएगा जी 1,02,500 और 6,0500, ये 1,09,000 जो है वो इसकी जो है वो पूरी आ गई। प्लस करूंगा 6000 प्लस करूंगा 1,02,500 तो ये आ जाएगी 1,09,000। इस तरीके से आपके पास ये जो 1,09,000 है ये इसके साथ क्या है 1,09,000 के साथ मैच कर गया। इसका मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका ठीक हो गया। तो आप इसको लिखोगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। हमने इस कॉस्ट को क्या कर लिया है अकाउंट फॉर कर लिया है हमने। अब बेसिकली हमने जो क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट हमें दी गई थी ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 1। ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। और रिक्वायरमेंट नंबर 1 कैलकुलेट करने के लिए ये हमें पहले जो है वो ये इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना पड़े और फिर उसके बाद ये वाली जो है वो एक समरी टेबल बनाना पड़ा और उसके नतीजे में हमारे पास ये वाला काम निकला। फिर उसके बाद ये है बेसिकली जो हमें पूछा गया है ये है रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब ये जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 तब तक नहीं निकल सकती जब तक रिक्वायरमेंट नंबर 1 नहीं आती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नंबर 1 होगी तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 निकलेगी। और फिर उसके बाद जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है जो एंडिंग इन्वेंटरी है तो ये बेसिकली ये 6500 की ये जो फिगर हमने निकाली है ये है हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 3। और ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी तब तक नहीं निकल सकती है जब तक हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट नंबर 1 करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट आएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना सकते हो बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। और उसी को भी यूज करके क्या कर सकते हो कि आप जो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हमें दी गई हैं वो आप लोग उसकी जो है वो आंसर दे सकते हो। तो उसमें हम लोग जो है वो अगर उसको अलग-अलग से स्केड्यूल बना के करेंगे रिक्वायरमेंट वाइज करेंगे तभी भी ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक ही दफा सीपीआर बना लें और उसमें से हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2 और 3 ऑटोमेटिकली हम लोग जो है वो कैलकुलेट करके उसके आंसर जो है वो लिख सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं। अच्छा बेटे जो कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग इसको इसलिए बनाते हैं कि हम ये कह रहे होते हैं कि हमने इतनी कॉस्ट डिपार्टमेंट में को चार्ज की थी और उनमें से जो कॉस्ट हमने कंप्लीट कर ली है वो कितने यूनिट्स की है और जो अभी हमारे पास इन प्रोसेस पड़ी हुई है वो कितनी है। ये मालूम करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं ये कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन समरी बनाते हैं। तो बेसिकली ये दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो ये वाली समरी टेबल बनाते हैं, ये समरी बनाते हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स की और फिर दूसरा जो है वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी की। अब मैं जो आपको आगे काम कराने जा रहा हूं वो है कि इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग यूज करके जर्नल एंट्रीज करें। जर्नल एंट्रीज तो बेटे देखें जर्नल एंट्रीज के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है नंबर 1 पहली एंट्री करना होती है कॉस्ट रिसीव्ड
फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि इस पीरियड के अंदर कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट हमें कितनी हुई है, ये मैं इसकी एंट्री करने जा रहा हूं। तो आप देखो जी, यहाँ पे हम लोगों ने जिस डिपार्टमेंट में कॉस्ट रिसीव हुई है उसको हम डेबिट कर देते हैं। वर्क इन प्रोसेस ब्लेंडिंग डेबिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी बेटे अमाउंट हम लिखेंगे वो मैं आप लोगों को टेबल से बता देता हूं कि इस पीरियड के अंदर हम लोगों ने मिक्सिंग डिपार्टमेंट से 78,000 की कॉस्ट रिसीव की थी। ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हम ये 78,000 से क्या करेंगे, इसकी एंट्री कर देंगे, दैट इज 78,000। और इसी लिहाज से हम यहाँ पे भी 78,000 की फिगर लिख देंगे। तो ये हमने पहली एंट्री कर ली कि कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट। नंबर 2 एंट्री करते हैं, कॉस्ट चार्ज्ड दिस पीरियड बाय ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट। ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट ने जो कॉस्ट चार्ज की है इस पीरियड के अंदर उसकी हम एंट्री करते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट को डेबिट कर देंगे और डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल्स या मटेरियल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैं अकाउंट्स का नाम लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं लिखूंगा मटेरियल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद पे रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और फिर उसके बाद आप FOH के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट्स इसकी क्या होंगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे आपने जो ये अमाउंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इन्हीं अमाउंट से आप क्या कर दोगे, इनकी एंट्री करोगे। 3,228, 10,000 और 6,672। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3328 जी, यहाँ पे 3328। फिर उसके बाद है जी 10,000 और फिर उसके बाद है, मैं लिखने जा रहा हूं जी, ये है 6672 और इन सब को मिला के जो बनता है वो है जी 20,000। इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर देंगे। आप इसके बाद नंबर 3 जो एंट्री करेंगे, नंबर 3 वो होगी कॉस्ट of completed goods transferred to finished goods। तीसरी जो एंट्री है जो कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स करने के लिए आप क्या करोगे, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ब्लेंडिंग क्रेडिट कर देंगे। अब अमाउंट इसकी क्या होगी, तो बेटे अभी आपने जो सवाल पूछा कि भाई ये जो कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन समरी या कॉस्ट अकाउंटेड फॉर का जो टेबल है या ये जो अकाउंटेड फॉर की समरी है वो हम क्यों बनाते हैं, तो बेसिकली हम ये फिगर कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। और ये फिगर हम कैलकुलेट किस लिए करते हैं, ये एंट्री करने के लिए। तो इस एंट्री का पर्पस या इस एंट्री को हम उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग ये तमाम कैलकुलेशन नहीं कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे सीखी हैं। ये बेसिकली वर्किंग है फॉर प्रिपेयरिंग दिस एंट्री। इस एंट्री को करने के लिए हमें ये तमाम वर्किंग करना पड़ती है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली जो एंट्री है ये करनी है और ये 1,02,500 की अमाउंट हम लिखेंगे। 1,02,500 और 1,02,500 के साथ जो है हम लोग इसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अच्छा बेटे, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आखिरी वाले पार्ट के ऊपर। वो मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट का अकाउंट जो है इसकी हम करते हैं। हमने यहाँ पे कहा जी बिगिनिंग बैलेंस जो था, बिगिनिंग बैलेंस में हमारे पास जो है वो जो कॉस्ट हमें गिवन थी वो थी एक तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट की और फिर मटेरियल लेबर और FOH जो लगे हुए थे, तो वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आप जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे बिगिनिंग जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो थी 11,000।
जिसके अंदर 11,000 ये शामिल था, 200 ये 500 ये था, 300 ये था। इन सब को मिला के हमने कहा कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट थी वो थी 11,000। तो याद रखिएगा ये वाला जो पार्ट है ये होती है वर्क इन प्रोसेस ब्लेंडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये डेबिट साइड ऑफ अकाउंट है। हम लोग जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे 11,000 उसका बिगिनिंग बैलेंस था। फिर उसके बाद हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर ये दो एंट्रीज की हैं। नंबर 1 ये वाली एंट्री एक की है वर्क इन प्रोसेस ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग क्रेडिट। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग की वजह से हमें यहाँ पे 78,000 जो है वो कॉस्ट क्या हो गई है, डेबिट। फिर उसके बाद ये वाली कॉस्ट जो हम लोगों ने चार्ज की है डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल्स की वजह से हुई है 3,328। फिर उसके बाद हम लोगों ने पे रोल की वजह से हुई है हमारे पास 10,000। और फिर उसके बाद हम लोगों ने FOH की वजह से ये वाले अकाउंट को डेबिट किया है 6672 के साथ। और अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोगों ने ये एक एंट्री की है फिनिश्ड गुड्स के साथ ब्लेंडिंग क्रेडिट करके। तो फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट को आप क्या करोगे, उसकी वजह से आपकी आ जाएगी 1,02,500। और उसके बाद जो है वो वर्क इन प्रोसेस जो है वो एंडिंग बैलेंस जो है वो क्या आएगा, ये इसका एंडिंग बैलेंस है। आप इसको इस तरीके से लिखें यहाँ पे, एंडिंग बैलेंस। अब एंडिंग बैलेंस में आपके पास जो भी अकाउंट है वो आपको कहां से नजर आएगा, वो ये आपको फिगर्स बताएंगी कि मिक्सिंग डिपार्टमेंट की एंडिंग बैलेंस में 6,000 की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल 84 है, डायरेक्ट लेबर 250 है और FOH 166 है। तो ये हम लोग जो है वो वहां पे शो कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट वो है जी 6,000। फिर उसके बाद है जी डायरेक्ट मटीरियल्स वो है हमारे पास, यहाँ पे मैं देख लेता हूं जी कि कितना है, 84। फिर है जी डायरेक्ट लेबर है आप समझने के 250। और फिर उसके बाद FOH है 166। तो अब आप जरा गौर करें, इन सब को आप प्लस करोगे और इन सब को भी आप प्लस करोगे तो अब आपके पास जो है वो इसकी फिगर आ जाएगी। इन सब को जब आप टोटल करोगे तो ये 1,09,000 की फिगर आ जाएगी। और इसी तरीके से इस साइड के ऊपर भी 1,09,000 की फिगर आ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, ये वर्क इन प्रोसेस ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट का अकाउंट बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग उस अकाउंट को क्या करेंगे, शो कर सकते हैं। अब मैं इन्हें यहाँ पे अकाउंट बना के आपको क्या चीज सिखाने की कोशिश की है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिकली अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये तमाम चीजों को लिखा है जो मैंने पीछे स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो बेटे जरा गौर करें कि ये जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाया है उसकी डेबिट साइड के ऊपर ये तमाम फिगर जो हैं वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। जैसे अगर इनको भी मैं तोड़ के लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इसको तोड़ के नहीं लिखा है। ये मैंने इसलिए टोटल 11,000 लिख दिया है, लेकिन इन सब को मैंने तोड़ के लिखा है। तो ये जितनी भी ये इंफॉर्मेशन मेंशन हुई है ये बेसिकली वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड नजर आ रही है। तो याद रखें कि ये वाला जो समरी है हमारी, ये वाला जो है पार्ट वो डेबिट साइड ऑफ वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है। और ये वाला जो है हमारे पास ये क्रेडिट साइड ऑफ वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है। तो आप जरा गौर करें कि क्रेडिट साइड के ऊपर 1,02,500, 6,083, 250 और 166 दिया हुआ है। तो ये सारी फिगर जो है वो क्रेडिट साइड वाली हैं। तो इसलिए अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात करता हूं तो वो बेसिकली मेरा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ही होता है, जिसको मैं एक खास फॉर्मेट में क्या कर सकता हूं, लिख के शो कर सकता हूं। और वो उसको जिसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कहता हूं। और उसके लिए ये वाली जो कैलकुलेशन है और ये वाली जो इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन है या जो यूनिट्स की कैलकुलेशन है, ये मेरी बेसिकली वर्किंग्स होती हैं। और मैं अगर अकाउंट फॉर्मेट में भी करना चाहूं सवाल को तो वो मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ फिर मुझे
पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए उसकी वर्किंग करना पड़ेगी, ये सारी की सारी। तो इसलिए बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप लोग क्या करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है ये सारी की सारी बेसिकली एक वर्किंग होती है, और उस वर्किंग के नतीजे में हमारे पास जो एंड में एक तो ये जर्नल एंट्रीज होती हैं, और उसके बाद जो है वो वर्क इन प्रोसेस का एक अकाउंट बनता है, जिसको हम लोग जो है वो इस तरीके से शो कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग इन तमाम चीजों को समझ गए होंगे, और किस तरीके से एक दूसरे से इसको रिलेट किया जा सकता है, ये भी आप लोग जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे।